नमस्ते। तो आज मैं कक्षा 9वीं का पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन से हामिद खां नाम का पाठ समझाने जा रही हूँ। हामिद खां एक संस्मरण है। संस्मरण विधा के बारे में बताऊं, इसके पूर्व लेखक एस.के. पोटेकार्ट के बारे में। लेखक एस.के. पोटेकार्ट एक मलयाली लेखक हैं। इनका पूरा नाम है शंकरन कुट्टी पोटेकार्ट। जन्म हुआ था केरल के कोषिकोड कालीकट में 1913 में और मृत्यु हुई 1982 में। इंटरमीडिएट की शिक्षा के बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन साहित्य सृजन में ही लगा दिया। और आप जानते हैं, लेखक साहित्य सृजन करता है एक विशेष उद्देश्य से, समाज को एक दिशा निर्देश करने के लिए। और लेखक ने भी इस संस्मरण के द्वारा हमें एक दिशा दिखाई है। तो ये संस्मरण क्या है? संस्मरण दो शब्दों से मिलकर बना है। सम उपसर्ग है और स्मरण शब्द। सम माने बिल्कुल बराबर, हूबहू वैसा का वैसा, और स्मरण माने स्मृतियों में, यादों में। जब कोई स्थान या कोई व्यक्ति हमारी यादों में वर्षों बाद भी वैसा का वैसा ही रहे, या उसकी स्मृतियां वैसी ही ताजी रहें जैसे घटना आज ही घटी हो या मुलाकात आज ही हुई हो, तो उस विधा को, उस अनुभव को जब हम कलमबद्ध करते हैं और लिख कर दिखाते हैं, तो उस विधा का नाम होता है संस्मरण। तो लेखक एस.के. पोटेकार्ट भ्रमण के लिए जाते हैं पाकिस्तान, तक्षशिला। पौराणिक खंडहर देखने में विशेष दिलचस्पी रखते हैं और अपना अनुभव हमें बताते हैं कि जब वो तक्षशिला जाते हैं तो उन्हें रेलवे स्टेशन से जब वो उतरते हैं तो कड़कड़ाती धूप, बहुत गर्म है मौसम, उन्हीं के शब्दों में देखें, क्योंकि हम इसलिए दिखाना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति का या वस्तु का या स्थान का वर्णन कैसे किया जाता है। लेखक को कितना सूक्ष्म ऑब्जर्वर होना पड़ता है, तभी हम कहानी लिख पाते हैं, तभी उपन्यास लिख पाते हैं, या तभी किसी विधा में जीवंतता डाल पाते हैं। तो लेखक ने कैसे लिखा? अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था। एक ओर कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास से मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। हस्तरेखा के समान, हस्तरेखा हाथ की रेखा आड़ी टेढ़ी तिरछी, हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, जहां कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। तो ये लेखक ने उस जगह का वर्णन किया। लेखक भूख से बेहाल था, एक होटल की तलाश में था, चलता जाता है। अचानक एक दुकान नजर आई जहाँ चपातियाँ सेंकी जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक, भूख में रोटी किस तरह खींचती है, सौंधी महक से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। लेखक ने एक तथ्य इधर डाला अपने लेखन में कि परदेश में जब भी जाए तो मुस्कुराहट ही हमारी सबसे अच्छी साथी होती है। और लेखक उस छोटे से होटल में घुस गया। अब उधर का वर्णन करता है, किताब से मैं नहीं करूंगी, थोड़ा थोड़ा केवल वर्णन दिखाने के लिए आपको किताब का सहारा लूंगी। तो वहाँ एक अधेड़ उम्र माने ढलती हुई उम्र का एक व्यक्ति था जो चपातियाँ बना रहा था। पास में ही उसके अब्बा जान हुक्का पी रहे थे, एक चारपाई पर लेटे हुए थे और
एक अब्दुल्ला नाम का एक लड़का था जो उसकी सहायक था। अब लेखक को ये हामिद खां बड़े घूर कर देखता है। घूर कर देखने का कारण क्या है? क्योंकि उसे लगता है कि लेखक हिंदू है, ऐसा उसे शंका होती है। और हामिद खां नाम से ही दिख रहा है मुस्लिम है। चूंकि वो पाकिस्तान में है और उसका अपना अनुभव है कि पाकिस्तान में हिंदू और मुस्लिमों के बीच एक बड़ी खाई है, वहाँ सांप्रदायिक दंगे आए दिन भड़कते रहते हैं। अब नया शब्द आपको आया सांप्रदायिकता, तो मैं आपको इधर स्पष्ट कर दूं, तभी ये संस्मरण अच्छी तरह समझ में आएगा। तो सांप्रदायिकता शब्द का अर्थ होता है संप्रदाय विशेष के प्रति कोई आग्रह होना। जैसे मैं जैन संप्रदाय की हूँ, कोई हिंदू संप्रदाय का है, कोई मुस्लिम संप्रदाय का है, जाति विशेष का होना। तो संप्रदाय का होना इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब हम अपने संप्रदाय को किसी और से बेहतर और किसी दूसरे के विचारों और जाति को कमतर माने, तो उससे झगड़े, दंगे, फसाद और अहंकार को चोट पहुंचती है और वहाँ सांप्रदायिकता का जन्म होता है, जो समाज में असहिष्णुता के कारण होता है। और कोई भी धर्म वो हिंसा को बढ़ावा दे, वो धर्म नहीं कहा जाएगा। तो हम नहीं कह सकते कि सांप्रदायिकता किसी धर्म विशेष का हिस्सा हो सकती है। ये हमारी समाज में सौहार्दता अर्थात मिलनसारता की भावना, सहृदयता की भावना, मनुष्यता की भावना, इंसानियत की भावना को समाप्त कर देती है। तो इसी सांप्रदायिकता की बात इस संस्मरण में आप देखेंगे कि हामिद खां को लगता है कि ये हिंदू है लेखक, ये हमारे होटल में कैसे आ सकता है, इसलिए वो घूर कर देख रहा है। और लेखक है केरल, मलयालम, तक्षशिला जाता है वो, लेकिन है मालाबार का। तो लेखक और बातचीत होती है दोनों के बीच। लेखक बोलता है खाने को कुछ मिलेगा। जब हम बातचीत प्रश्नोत्तर शैली में करें तो ये प्रश्नोत्तर शैली कहलाती है। खाने को कुछ मिलेगा, मैंने धीमी आवाज में पूछा। चपाती और सालन है, वहां बैठ जाइए, उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें, एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दड़ियल बूढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं, पूरी दुनिया को भुला रखा था। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। मालाबार के, मैंने जवाब दिया। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोला बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान नहीं है ना? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे। क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुस्लिम होटल में ही जाया करते हैं। लेखक की बात सुनकर हामिद खां को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसे विश्वास ही नहीं हुआ। तो लेखक ने बोला, हमारे यहाँ तो कैसे कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों की जो पहली मस्जिद का निर्माण हुआ था वह लेखक के राज कोडुंगलूर में ही हुआ। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे ना के बराबर होते हैं। हामिद खां को ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपना दर्द लेखक से बयान किया कि ऐसा पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में तो हिंदू मुसलमानों को आतंकियों की औलाद समझते हैं, आतंकवादी समझते हैं, पापी समझते हैं। तो उसने अपना दर्द लेखक से बयान किया और इस बीच में जो बातचीत हुई, दोनों के बीच एक स्नेह का रिश्ता कायम हो गया। बड़े प्यार से हामिद खां ने सालन परोसा और चपातियां खिलाई और लेखक भूख से बेहाल तो था ही, बड़ा तृप्त हुआ और बड़े प्यार से उसने भोजन किया। और जब बाद में वो पैसे देने लगा
उसने पूछा कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए हामिद खां से पूछा। तो मुस्कुराते हुए हामिद खां ने हाथ पकड़ लिया। इस बीच में उनका रिश्ता बड़ा प्यार का कायम हो चुका था और बोला, भाईजान माफ कीजिएगा, पैसा नहीं दूंगा, आप मेरे मेहमान हैं। मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक संवाद शैली चल रही है। एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे तो लेने ही पड़ेंगे। आपको मेरी मोहब्बत की कसम। 1 रुपए का नोट हामिद खां ने लिया केवल, और बड़े सकुचाते हुए और फिर हाथ में ही रख दिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि यह आप ही के हाथों में रहें। आप जब पहुँचे अपने देश तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और हामिद खां को याद करें। वहां से लौटकर लेखक तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखता है। बात आई गई हो जाती है। ये मुलाकात उसके ज़हन में एक स्थान ले लेती है और 2 वर्ष बाद जब वो समाचार पत्र में एक शीर्षक देखता है, तक्षशिला में आगजनी, अर्थात आग लग जाना, सांप्रदायिक दंगे भड़क जाना, तो लेखक डर जाता है और लेखक ईश्वर से दुआ करता है कि मेरा हामिद खां सलामत रहे, कुछ भी हो पर मेरे हामिद खां को कोई चोट नहीं आनी चाहिए। तो एक छोटी सी प्यार भरी मुलाकात में कैसे लेखक के दिल में जगह पा ली, कैसे आपने देखा कि हामिद खां चाहता है कि उसके देश में भी लोग इतने ही प्रेम और मोहब्बत से रहें। तो लेखक हमें बताना चाहते हैं कि सांप्रदायिकता के नाम पर जो दंगे और फसाद होते हैं, हम जैसे आम आदमी नहीं चाहता कि समाज में इस तरह हिंसा का माहौल बने। हम सब प्रेम से रहना चाहते हैं। दूसरी बात, लेखक ने बताया कि भूख और प्यास में सबसे बड़ा अगर कुछ लगता है तो रोटी। हम नहीं देखते वो कहाँ मिल रही है, पर हमें ज़रूरी होती है उस समय वही चीज़। और तीसरा, कैसे प्रेम का रिश्ता 10 मिनट में ही कायम हो जाता है। और चौथी जो बड़ी शिक्षा लेखक ने दी कि परदेश में मुस्कुराहट ही हमारी सच्ची मित्र होती है। तो जब भी किसी अजनबी स्थान पर जाएं तो मुस्कुराहट को साथ लेते जाएं और साथ ही अपनी समाज में सौहार्दता के लिए, प्रेम के लिए, स्नेह के लिए जो हमसे बन सके, चाहे कलम के माध्यम से चाहे किसी और माध्यम से, प्रयासरत रहें। यही लेखक का और यही मेरा आपको संदेश है। धन्यवाद।